वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्लास। द एम्प्लॉयमेंट क्लास के मंच में आप सबका दिल से स्वागत है। आज हम आपको क्या कर रहे हैं, आज हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, वो भी छोटा मोटा गिफ्ट नहीं, आपको आपका अपना सरकारी नौकरी गिफ्ट में दे दे रहे हैं। यानी आज आपको जो 5 ट्रिक्स बताने वाले रीजनिंग में वीडियो भले ही छोटा होगा लेकिन ज़बरदस्त होगा, यानी छोटे पैकेज में बड़ा धमाका मिलने वाला होगा। हर वो क्वेश्चन जो बार बार रीजनिंग में पूछा जाता है, एसएससी में, सीजीएल में, जीडी में, सीएचएसएल में, या फिर रेलवे एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, या फिर जेएसएससी में, या फिर दरोगा के या डिफेंस के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में रीजनिंग जहां पर भी आएगा वहां पर ये 5 टाइप्स आपसे बार बार रीजनिंग में पूछे जाएंगे। ये कंटेस्ट, ये कंफर्म है कि ये टाइप आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आज के बाद ये टाइप आपसे जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। प्रश्न वही जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। रीजनिंग के वो 5 टाइप जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, और एग्जाम में आप या तो इसको बहुत लंबा चौड़ा बनाते हैं या तो गलत करके आते हैं। अब जीवन में ना तो समय बर्बाद होगा ना तो गलत होगा। यानी आप 5 टाइप जो क्वेश्चन के बार बार पूछे जाएंगे रीजनिंग में, आप उसको करके आइएगा और जीवन भर आप करके आइएगा। आज आपसे मेरा वादा है कि आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो अपना पहला टाइप का जो क्वेश्चन आया बेटा, वो डाइस पे आया। किस पे आया? पासा पे। आपके सामने दो आकृति दी गई है, दो पासा दिया गया है। आपको पूछा गया है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी, विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू 4। 4 के विपरीत फलक पे जब भी दो पासा देना, दोनों में कॉमन खोज लीजिए। क्या कीजिए? दोनों में कॉमन खोज लीजिए। दोनों में कॉमन खोज लीजिए। तो 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक यहाँ नहीं है, दो यहाँ नहीं है। हमको 4 कॉमन मिल गया। क्या मिल गया हमको? कॉमन 4। हमको सर इन दोनों पासा के अंदर 4 कॉमन मिल गया। यहाँ भी 4 मिल गया, यहाँ भी 4 मिल गया। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम 4 को लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 को लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 को लिख देंगे। तो हम यहाँ पे 4 को लिख दिए। अब क्लॉकवाइज जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज, है ना। 4 के बाद क्या है सर? 2 है। 2 के बाद क्या है सर? 1 है। अब उधर भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है बेटा, कॉमन लेकर के। 4 3 5 ऐसे घूमेंगे। 4 के बाद क्या है सर? सबसे पहले 4 है तो 4 के नीचे 4 लिख दिए। उसके बाद सर 3 है, उसके बाद सर क्या है? 5 है ना। क्लॉकवाइज लिख देंगे, कॉमन वाले को पकड़ लेंगे, कॉमन के बाद क्लॉकवाइज लिख देंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी दोनों पासा। क्या हो गया? क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया? 1 का विपरीत पूछे तो 5, 2 का विपरीत पूछे तो 3, 4 और 4 तो कॉमन है। अगर इसका विपरीत पूछे तो जो बच गया वो सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, बच गया 6। यानी 4 का विपरीत क्या होगा? यहाँ पे 6 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन सकता है क्वेश्चन, है ना। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। आगे क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या बोलता है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। क्या पूछता है बेटा? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। बताइए कि कुल कितने त्रिभुज है। आप बोलिएगा त्रिभुज है कहाँ सर? अभी बताते हैं त्रिभुज है कहाँ। देखिए मेरे बात को समझिएगा, ये एक त्रिभुज है, ये एक ट्रायंगल है। आपको यहाँ पे एक प्रतिबिंब दे देगा, यहाँ पे एक प्रतिबिंब दे देगा, यानी 2 परपेंडिकुलर दे देगा, है ना। 2 लंब दे देगा, 2 परपेंडिकुलर दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताइए कितने ट्रायंगल है, कितने त्रिभुज है। मेरे बात को समझिएगा बेटा, त्रिभुजों की संख्या होती है सर n क्यूब। n क्यूब होती है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या कभी भी पूछा जाए तो n क्यूब। सर ये n क्या है? n क्या है कि जो परपेंडिकुलर है उसने कितने भाग में उस भुजा को बांटा। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसने 2 भाग में भुजा को बांटा। ये जो परपेंडिकुलर है इधर भी देख लीजिए, 2 भाग में भुजा को बांटा। यानी जो सर n है वो 2 है, क्योंकि जो ट्रायंगल का भुजा है परपेंडिकुलर ने उसको 2 भाग में बांट दिया। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो भुजा के जो बटा वो 2 है, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 8। यानी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो होगी 8, यानी 8। कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आया कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने में। मान लेते हैं कि त्रिभुज ऐसे दे देता, ऐसे, यहाँ पे ऐसे बांट देता और यहाँ पे ऐसे बांट देता, फिर यहाँ पे ऐसे बांट देता और यहाँ पे ऐसे बांट देता, और आपसे पूछता त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो सर n का क्यूब अगर हम कर दें तो नंबर ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा, त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगी। और n क्या है बेटा? कि परपेंडिकुलर कितने भाग में भुजाओं को बांट रहा है। 1 2 3, इधर भी चेक कर लीजिए, 1 2 3, है ना। तो सर n का मतलब आया 3, और 3 का क्यूब अगर हम कर दें तो 27 हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ ट्राइंगल। आपको क्या मिल जाएगा? त्रिभुजों की संख्या।
आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दे देता और ये आकृति दे करके पूछता आपसे कि त्रिभुज की संख्या बताइए, आप बता पाते क्या? अगर आप बता पाते तो इतना आसान बता पाते क्या? इसलिए आपको सीखना जरूरी है इस तरह का मेथड। हमने क्या बोला कि 5 तरीके से बताएंगे और जबरदस्त बताएंगे, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आपसे आज के बाद गलत नहीं होगा, है ना? तो बन सकता है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमको कहता है बेटा क्वेश्चन क्या, हमको कहता है कि घड़ी में 4:20 हो रहा है तो दर्पण में प्रतिबिंब समय क्या होगा। यानी अगर हम घड़ी का समय देखें तो 4:20 हो रहा है। अगर इसके सामने एक शीशा रख दें, एक आईना रख दें, तो आईना में कितना बजेगा, शीशा में, मिरर में कितना बजेगा समय, वही पूछा गया। मेरे बात में समझिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कभी भी मिरर वाला क्लॉक दे दे, दर्पण वाला क्लॉक दे दे, मिरर क्लॉक पूछ दे, है ना, तो आपको देखना है कि जब समय 1 से 11 के बीच हो, 1 से 11 के बीच हो, कहाँ हो, 1 से 11 का बीच, तो हम समय को ना 11:60 से घटा लेंगे। किससे घटा लेंगे बेटा, 11:60। और जब हम समय को 11:60 से माइनस कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि दर्पण में कितना बचता होगा। अभी कितना बज रहा है, 4:20। 4:20 आप खुद बताइए कि 1 से 11 के बीच में होगा कि नहीं। बिल्कुल होगा सर, 1 से 11 के बीच में, 1 से 11 के बीच में ही तो 4 बचता है। यानी 1 से 11 के बीच में कोई समय देगा तो हम 11:60 से घटा लेंगे, तो हम 4:20 को क्या करेंगे बेटा, 11:60 से घटा लेंगे, हमको दर्पण का समय पता चल जाएगा। 60 में से 20 गया 40, 11 में से 7 गया 4, यानी 11:60, 4:20 जो बज रहा था दर्पण में देखने से वो 7:40 बचता हुआ दिखेगा। कितना, 7:40, 7:40 बचता हुआ दिखेगा। क्लियर है बात, यहां तक है ना? आगे अगर हम लोग बात करें वो 1 से 11, अगर हम लोग बात करें कि अगर 11:39 हो रहा है तो दर्पण में कितना बचता होगा। अब क्वेश्चन समझिएगा। अभी तो हम लोगों ने बात किया था कि सर 11 से, सॉरी, अभी हम लोगों ने बात किया था सर 1 से 11 के बीच अगर समय देगा तो हम लोग 11:60 से माइनस कर लेंगे। लेकिन सर अगर इसी का उल्टा, यानी समय 11 से 1 के बीच का दे दे, तो दर्पण निकालने के लिए हम लोग 23:60 से माइनस कर लेंगे। 23:60, ये पूरा 12 है और ये पूरा 24 है। गौर करिए, पूरा 12 है, पूरा 24 है ना बेटा। अगर टाइम क्या कर दे, 1 से 11 के बीच में दे देगा तो 11:60 से माइनस करेंगे, और अगर टाइम 11 से 1 दे देगा, 11 से 1 दे देगा तो 23:60 से माइनस करेंगे। 11 से 1 आप खुद देखिए, 11:39 1 से 11 के बीच आ ही नहीं सकता, क्योंकि 11 के बाद आएगा 11:39। ये 11 से 1 के बीच में आएगा, और 11 से 1 के बीच में आएगा तो समय जो दिया हुआ है 11:39, इसको किससे माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे हम लोग किससे बेटा, 23:60 से। किससे माइनस करेंगे, 23:60 से। ठीक है सर, 10 में से 9 गया 1 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा। ठीक है, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया 2 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा, यानी 12:21। क्या समय होता होगा बेटा दर्पण में, 12:21। क्लियर है क्या? तो दर्पण में आपको दो तरीके से देखना है। अगर समय 1 से 11 के बीच है 11:60 से घटाइएगा, और समय इसका उल्टा 11 से 1 के बीच है तो 23:60 से घटाइएगा, और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा तो फ्री में नहीं देखना। फ्री में नहीं देखना मतलब लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करके बताना है कि सीख पा रहे हैं, दोस्तों को भी शेयर करना है, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। ये आपका क्या है, ये आपका गुरु दक्षिणा है। इतने अच्छे से मेहनत करके जो हम आपको 5 हर बार क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, टाइप्स, क्वेश्चन ही नहीं, पूरा का पूरा टाइप जो हर बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हम आपको बता दे रहे हैं। तो आपका भी तो फर्ज है ना कि आप सर को कुछ गिफ्ट दीजिए, और आपका गिफ्ट है चैनल को इंगेजमेंट, है ना। क्वेश्चन ये है, 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा बेटा। शताब्दी, शताब्दी जब भी पूछे, 12वीं शताब्दी का मतलब 1200, 13वीं शताब्दी का मतलब 1300, 19वीं शताब्दी का मतलब 1900, 20वीं शताब्दी का मतलब 2000, है ना। जो भी शताब्दी पूछे उसके अंत में क्या लग जाता है, 2 को 0 लग जाता है। ठीक है, तो मेरे बात को समझिएगा। कभी भी शताब्दी पूछे ना तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। शताब्दी को हम क्या करते हैं बेटा, सेंचुरी जब भी पूछे हम उसको क्या करते हैं सर, 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। 4 से डिवाइड करने के बाद बचता है शेषफल। क्या बचता है सर, रिमाइंडर। रिमाइंडर बचता है। अगर रिमाइंडर 100 बच गया तो इसका मतलब है 5, अगर रिमाइंडर 200 बच गया तो इसका मतलब है 3, अगर रिमाइंडर 300 बच गया तो इसका मतलब है 1, और अगर रिमाइंडर 400 बच गया तो इसका मतलब है 0। ये ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, ये ट्रिक है। अच्छा, दूसरी बात,
सर जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है संडे। वन का मतलब क्या होता है? वन का मतलब होता है वनडे। थ्री का मतलब क्या होता है? थ्री का मतलब होता है वेंसडे यानी बुधवार। और फाइव का मतलब क्या होता है? फाइव का मतलब होता है फ्राइडे यानी शुक्रवार। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस ट्रिक को आप याद रखिएगा तो शताब्दी के सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी हम आपको पूरा का पूरा टाइप भी पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा रीजनिंग का टाइप पढ़ा देंगे, कैलेंडर, क्लॉक सब पढ़ा देंगे, डायरेक्शन। लेकिन आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा मेरे से, है ना। याद रखिएगा, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, बहुत मेहनत करके बहुत जबरदस्त कंटेंट दे रहे हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है ना, कि सनम तेरी कसम जैसे 8 साल पहले फ्लॉप होकर के अभी ब्लॉकबस्टर हो गया ना, हम भी एक दिन ब्लॉकबस्टर होंगे। लेकिन जरूरत यह है कि आप 8 साल अपने नौकरी का इंतजार मत कीजिएगा। आप आज ही मेरे से पढ़ करके अपने नौकरी को सुनिश्चित कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, आसान कर लीजिए चीज़ों को, है ना। 8 साल बाद हम भी ब्लॉकबस्टर रहेंगे, क्योंकि हम ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में हमेशा ब्लॉकबस्टर ही रहे हैं। अब ऑनलाइन पे आए हैं तो ऑनलाइन पे धीरे 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 लोग जान रहे, पहचान रहे, पसंद कर रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो ड्राइवर के साथ आप पीछे गाड़ी में स्टीयरिंग जिस ड्राइवर ने आपका पकड़ा हुआ है, वो आपको सरकारी नौकरी की मंजिल तक पहुंचा के रहेगा। विश्वास के साथ बैठे रहिए, है ना। तो 8 साल इंतजार होने के लिए मेरे ब्लॉकबस्टर का इंतजार मत कीजिए, आप अभी से ही मेरे से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन ये है, 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा? सर 19वीं शताब्दी का मतलब होगा 1900। शताब्दी में 2 जीरो लगता है और हमेशा इसको 4 से हम डिवाइड कर देते हैं। सर 4 से किए तो 4 चौके 16, यहाँ बचा मेरे पास 300। अगर मेरा शेषफल यानी रिमाइंडर 300 बचा सर, तो 300 का मतलब होता है सर 1। 300 का मतलब क्या होता है सर 1, और 1 का मतलब होता है सर संडे। एक का मतलब क्या होता है बेटा? संडे। एक का सच, एक का जीरो का मतलब संडे, और एक का मतलब क्या होता है सर? मंडे। हम कंफ्यूज हो गए थे, जीरो का मतलब ना संडे होगा, और एक का मतलब क्या होता है सर? मंडे। और एक जहां दिखे सर वो मंडे है। यानी हमसे अगर पूछा गया कि 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा होगा, यानी 31 दिसंबर 1900 को कौन सा दिन था? अंतिम दिन 31 दिसंबर 1900 को कौन सा दिन था? तो सर वो मंडे था। कौन सा दिन था? मंडे था। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आप समझ जाएगा। आगे देखते हैं, ये आपको तरीका समझ में आया क्या? ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या है। क्वेश्चन ये है, आपसे पूछा गया 17वीं शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा था? सर 17वीं शताब्दी यानी 17वीं शताब्दी का 2 जीरो, और हमेशा शताब्दी को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 चौके 16, यहां बचा सर 100। 100 का मतलब सर रिमाइंडर 5। 100 यहां देखिए देखिए देखिए, 100 का मतलब सर रिमाइंडर 5, और 5 का मतलब सर फ्राइडे। 5 का मतलब क्या? फ्राइडे, है ना। यहाँ देखिए सब हम लिख करके दे दिए आपको। यहाँ देखिए बेटा, 5 का मतलब क्या? फ्राइडे। 5 का मतलब फ्राइडे, यानी सर 31 दिसंबर 1700 में जो 17वां सदी था, उसमें आखिरी दिन जो था वो शुक्रवार था, फ्राइडे था। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ऐसे कौन से महीने हैं, महीना जनवरी से लेकर के दिसंबर तक में महीना, जो एक ही सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में सदैव समान वार को प्रदर्शित करते हैं? मतलब नॉर्मल ईयर रहा तो भी, लीप ईयर रहा तो भी सेम डे रहेगा, चाहे नॉर्मल ईयर रहे चाहे लीप ईयर रहे। वो है सितंबर और दिसंबर। याद रखिएगा बेटा, सितंबर यानी सितंबर और दिसंबर। मान लीजिए सितंबर 2024 का कैलेंडर है और दिसंबर 2024 का कैलेंडर है। अगर सितंबर 2024 में 15 तारीख को मंडे था, तो दिसंबर 2024 में भी 15 तारीख को मंडे होगा। यानी एक ही वार होता है, 15 तारीख को मंडे। अगर यहां 25 तारीख को फ्राइडे था सितंबर में, तो दिसंबर में भी 25 तारीख को फ्राइडे होगा। यानी कहने का मतलब है सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर हमेशा सेम होता है, हमेशा, चाहे लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो। आप इस वर्ष का उठाइए, पिछले साल का उठाइए, आने वाले साल का उठाइए, किसी भी साल का उठाइए, आपको कैलेंडर में सितंबर और दिसंबर का जो डेट और जो वार रहेगा, संडे मंडे, वो सेम मिलेगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था आपको यहाँ पर। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विच मंथ ऑलवेज हैव द सेम डे ऑफ द वीक बोथ इन अ कॉमन ईयर एंड अ लीप ईयर? तो भाई सितंबर और दिसंबर का हमेशा डे सेम रहता है, हमेशा डे सेम रहता है। 16 तारीख को यहाँ ट्यूसडे, तो यहाँ भी 16 तारीख को ट्यूसडे, एक ही कैलेंडर पे, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन आपको कहता है बेटा 26 सितंबर 2022 को सोमवार था। 26 सितंबर 2022 को सोमवार था,
तो 28 दिसंबर 2022 को क्या होगा सर? सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एकदम सेम होता है। अगर इस दिन सोमवार था तो दिसंबर में भी सोमवार होगा। हम अभी अभी तो पढ़ के आए कि सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर में कोई पर चेंजेस नहीं होता, यानी दोनों का डेट सेम होगा, दोनों का वार सेम होगा। क्लियर है क्या? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी, यहाँ तक आपने अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। अगले क्लास में मिलते हैं। आपको ये जो टाइप है इसको खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करना है ताकि कंठस्थ हो जाए, और दोबारा इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको बार बार दिखे, एग्जाम में दिखे, तो आपसे बिल्कुल नहीं छूटे। मिलते हैं बहुत जल्द बहुत अच्छी क्लास के साथ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।